हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका को लेकर के। देखिए, मानव के विकास के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज़ है तो वो वंशानुक्रम एवं वातावरण ही है। दोनों की अपने आप में इंपॉर्टेंट भूमिका है। देखो, यदि मैं एक सामान्य सी बात आपसे पूछता हूँ क्या कि आप और हम दोनों अलग अलग क्यों हैं, मतलब देखने में हम लोग अलग हैं, बौद्धिक स्तर हमारा अलग अलग है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो ये सारा का सारा अंतर किस लिए, किस वजह से है, क्या कारण है कि सारे के सारे इंसान एक जैसे न होकर के अलग अलग होंगे। तो हमारा सीधा सीधा जवाब होगा कि सर देखो, हमारा डीएनए अलग है, हमारी जीन्स अलग अलग है, हम अलग अलग माता पिता की संतानें हैं सब लोग, तो अलग अलग दिखने में स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात है, हमारा वातावरण भी अलग अलग है, तो किसी का खान पान अलग है, किसी का जो है रहना सहना अलग है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, तो हमारा इसलिए हम सब लोग जो है वो दिखने में एक दूसरे के भिन्न भिन्न हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण के जितने भी जो सिद्धांत थे उनको हम लोग विथ ट्रिक मैं याद करवाऊंगा कि गाल्टन ने क्या कहा था, लेमार्क ने क्या कहा था, डार्विन ने क्या कहा था। कभी भी नहीं भूलोगे, इनके नाम के अंदर ही ट्रिक छुपी हुई है। वीडियो को तुम लोग लास्ट तक एक बार देखना, उसके बाद में ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बीज मेन ने क्या कहा था, यहां से डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आएगा और फिर इनमें से किसी एक का नाम आएगा, तो वहां पर एग्जाम टाइम तक तो ये सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, फिर भूल जाओगे। तो ट्रिक बेहद जरूरी है, कंटिन्यू बने रहिए। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है ये, साइकोलॉजी रीट को लेकर के, चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, वो हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। यूनिट फर्स्ट के अंदर बुद्धि एवं विकास की संकल्पना, विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। आज का चैप्टर यही है कि वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, मैंने अभी अभी बोला है आपसे कि हम सब लोग अलग किस लिए हैं। आप लोग आसानी बोल सकते हो कि सर एक तो वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण है, यही दो चीजें हैं। अब वातावरण के अंदर भी दो प्रकार का वातावरण है जो कि हम सबको अलग अलग करता है। दो प्रकार का वातावरण कौन सा, एक तो जन्म से पहले का वातावरण, दूसरा जन्म के बाद का वातावरण। अब आप लोग बोलोगे कि सर जन्म से पहले का वातावरण कैसा, गर्भाशय तो सभी का समान होता है और गर्भाशय के दौरान जो वातावरण होता है वो तो हम सबका समान होता है, तो ये किस प्रकार से फर्क डाल सकता है। बिल्कुल ये अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है हम सबका। आपको महाभारत के अंदर आपने वो कहानी सुनी होगी अभिमन्यु वाली, जब वो अपनी माता के गर्भ में था तभी उसने अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, चक्रव्यूह के अंदर घुसना सीख लिया था, लेकिन वो बाहर नहीं सीख पाया, बाहर आना नहीं सीख पाया। तो अंदर का वातावरण किस प्रकार का है ये भी फर्क पड़ता है। माता, जब बच्चा पेट में होता है तो माता क्या चीज़ देख रही है, कैसे माहौल में रह रही है, कहीं शराब वगैरह तो नहीं पी रही है, बीड़ी वगैरह तो नहीं, तम्बाकू धूम्रपान वगैरह तो नहीं कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना, बच्चे के सेहत के ऊपर फर्क डालती है। यदि माता लगातार बीमार रहती है तो बच्चा भी निश्चित रूप से कमजोर ही पैदा होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वातावरण के अंदर आएगी जो कि हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं वंशानुक्रम की बात करूंगा, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, दोनों में से कौन सा कम इंपॉर्टेंट है या कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आज भी जो है वो बहस का विषय है। हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, वंशानुक्रम की। देखो, वंशानुक्रम होता क्या है, सीधी सीधी बात है कि मानव का शरीर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, या कोष, जिसको क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। मानव का शरीर किससे बना हुआ है, विभिन्न कोषों से, विभिन्न कोषों से मिलकर के बना हुआ रहता है। और उन कोशिकाओं के अंदर या विभिन्न कोष या फिर ये जो कोष है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एक संयुक्त कोष होता है। संयुक्त कोष से ही किसी भी एक मानव का जो है पूरा का पूरा शरीर का निर्माण होता है। और ये जो संयुक्त कोष है इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है दो उत्पाद कोषों से, उत्पाद कोषों से। और दो उत्पाद कोष कौन कौन से हैं, एक तो है पितृ वाला, एक तो जिसको बोलते हैं पितृकोष, और दूसरा क्या बोलेंगे जिसको मातृकोष या माता की तरफ से आने वाली कोशिकाएं। ये क्या होती है भाई, देखो हम सब लोग साइंस में भी पढ़ते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर कोष बोला गया है। या पितृकोष की तरफ से यदि देखा जाए तो कितने यहाँ पर 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, और दूसरी तरफ से माता के पास में भी कितने 23 जोड़े जो है वो गुणसूत्रों के होंगे, 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों का अलग अलग विभाजन किस प्रकार से किया गया है, देखो 22 जोड़े जो है ना, 22 जोड़े वो तो होते हैं सामान्य, 22 जोड़े तो होते हैं सामान्य, और प्लस में एक होता है क्या,
लिंग गुणसूत्र होता है, एक होता है लिंग गुणसूत्र जो कि क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यहीं से हमारा किसी भी मनुष्य का जो है शरीर का निर्माण होता है। ये लिंग गुणसूत्र जो है ना, ये पितृ के अंदर तो होता है कैसा, एक्स और वाई, और माता के अंदर होता है एक्स और एक्स, यानी फीमेल के अंदर एक्स एक्स और माता के अंदर एक्स वाई। अब ये मत सोचना कि सर हम तो जो है साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं भाई, ये साइकोलॉजी के अंदर है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स वाले गुणसूत्र को बोलते हैं लंबा गुणसूत्र या लंबा गुणसूत्र, लंबा गुणसूत्र, और वाई को बोलते हैं क्या, गोल गुणसूत्र, गोल गुणसूत्र। अब सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो गोल गुणसूत्र पाया जाता है माता में, पिता में, दोनों में, या किसी में भी नहीं, तो यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, गोल गुणसूत्र केवल और केवल पिता में पाया जाता है। अब देखो किसी भी बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है, एक चीज तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि पिताजी जो है वो एक्स वाई और माताजी जो है वो एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। यहां से एक्स आ गया और यहां से भी एक्स आ गया तो वापस एक्स एक्स होकर के पुत्री का जन्म हो जाएगा। यहां से ये वाला एक्स और यहां से वापस ये दूसरे वाला, तो यहां से फिर से जो है पुत्री का जन्म हो जाएगा। बट यहां से वाई गुणसूत्र और यहां से ये वाई एक्स वाई हो गया तो पुत्र का जन्म हो जाएगा। और यदि यहां से वाई और यहां से फिर से एक्स तो एक्स वाई, तो पुत्र का जन्म यहां पर हो जाएगा। यानी 50-50% चांस होते हैं पुत्री के भी और पुत्र के भी, लेकिन उसके अंदर 100% जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार होता है पुरुष, कि पुत्री होगी या पुत्र होगा इस चीज को। तो यहीं से जो है किसी भी बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, वंशानुक्रम को डिफाइन करने के लिए दो परिभाषाएं हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। देखो, एक आर.एस. वुडवर्थ ने क्या कहा था कि वंशानुक्रम में वे सारी की सारी बातें आ जाती है जो कि जीवन के आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी वंशानुक्रम के अंदर वो सारी की सारी बातें आ जाती है जो जन्म के समय नहीं, जन्म से भी 9 महीने पूर्व की बात कर रहा है। देखो याद करने का सीधा सीधा तरीका क्या है, 9 माह पूर्व व्यक्ति। और वुडवर्थ के अंदर क्या निकालेगी अपन, लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। आपने वो एक भजन तो सुना होगा ना कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। यानी कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर के, या जन्म से पहले से ही जब गर्भाधान हो जाता है तब से लेकर के, और जब वो मृत्यु तक जाता है ना, तो उसके जीवन में हमेशा ही लकड़ी रहती है। मरते वक्त उसके पास में अर्थी होती है, या जन्म से पहले भी कई संस्कारों के अंदर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखो, ये यहाँ पर वुड आ गया ना, और जन्म से 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, वंशानुक्रम बोलेंगे। दूसरी तरफ ड्रेवर की बात कर रहे हैं। जेम्स ड्रेवर क्या बोलता है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। यानी माता पिता से सारी की सारी जो मानसिक और शारीरिक विशेषताएं थी वो किसी बच्चे में आ जाती है ना, वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अब यहां पर स्थानांतरण की बात हो रही है, किसके स्थानांतरण की बात हो रही है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं की। और इनका स्थानांतरण कौन करेगा, ड्राइवर करेगा। ड्राइवर से कर देंगे अपन क्या, ड्राइवर। तो ड्राइवर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राइवर। ये इजी सी तरीके से जो है अपन को आसानी से, ये दो परिभाषाएं हैं जो इजीली याद हो जाएगी अपने को। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ये सारे के सारे नियम है ना, यहां से एक नियम तो पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो कौन कौन सा, डार्विन, गाल्टन, मेंडल, और ये अर्जित गुणों का, ये किसने कहा था, ये लेमार्क ने कहा था, ये बीजकोषों का निरंतरता सीधा। ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि किसने क्या कहा था, देखना जरा। सबसे पहली बात करता हूं मैं, क्या ये है क्या, वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांतों की मैं बात करता हूं। वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वंशानुक्रम का सिद्धांत है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है, अब मैं इसको केवल एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप लोग कहीं से किसी भी बुक में पढ़ लोगे ना, सब में ये सेम चीजें लिखी हुई है, आपको भी पता है क्या, कि समानता का नियम ये कहता है कि कोई भी जीव जो है वो अपनी संतति को पैदा करेगा तो वो एज इट इज उसके जैसी ही होने वाली है। जैसे कोई गाय का बच्चा है तो वो गाय के जैसा ही होगा, कोई मनुष्य का बच्चा है तो इंसान के जैसा ही होने वाला है, कोई घोड़े का बच्चा है तो वो घोड़े के जैसा ही पैदा होगा। ये किसने कहा था, ये क्या कहता है, ये समानता का नियम यही बात बताता है कि कोई भी जीव और उसकी उत्पन्न होने वाली संतति वो एज इट इज एक दूसरे के जैसी होती है। अब बात करते हैं किसकी, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या कहता है, जो संतति पैदा होती है वो होती तो उसके जैसी ही है, लेकिन एज इट इज फोटोकॉपी नहीं होती है। हम लोग हमारे माता पिता की संतान हैं, बट क्या हमारी शक्ल और हमारे माता पिता की शक्ल एज इट इज 100% सेम टू सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी भिन्न होती है। यही बात कहता है विभिन्नता का नियम।
कि जो संतति जो पैदा हो रही है वो उसके जैसी ही होगी, लेकिन 100% उसके जैसी नहीं होगी, कुछ विभिन्नताएं होगी। यही बात कौन कहता है? विभिन्नता का नियम कहता है। अच्छा, परावर्तन का नियम क्या कहता है? ये वंशानुक्रम के नियम है। ये परावर्तन का नियम, ये परावर्तन देखो, दर्पण के अंदर जब सामने से लाइट पड़ती है तो वापस परावर्तित हो जाती है, यानी 100% अपोजिट हो जाती है। परावर्तन का नियम भी यही कहता है। जरूरी नहीं है कि कोई तेज बुद्धि के या तीव्र बुद्धि के माता पिता हैं तो उनकी संतान भी तीव्र बुद्धि की हो जाए, मंद बुद्धि भी हो सकती है, या मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी क्या है, तेज या तीक्ष्ण बुद्धि की हो सकती है। ये कौन कहता है? ये परावर्तन का नियम यही बात अपने को बताता है। ठीक है दोस्तों, 3 नियम हो गए। अब बढ़ते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। कौन सा है? बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष ने यह बताया था कि किसी भी मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के कोष होते हैं। कौन कौन से? मैं इसको थोड़ा सा जो है यहां पर लिख देता हूं। पहला जो होता है ना, वो होता है देहिक कोष, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है उत्पादक कोष। उत्पादक कोष, ये देहिक कोष जो होता है ना, इसके अंदर ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संगठन के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संरचना के लिए ये देहिक कोष निर्माण ये जिम्मेदार होता है। और ये जो उत्पादक कोष है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसी के अंदर जो है ये क्या होते हैं? ये बीज कोष होते हैं। बीज कोष होते हैं। और ये किसी भी वंश परंपरा के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? वो बीज कोष ही होते हैं। एक्चुअली में ये बीज कोष के नियम क्या कहते हैं कि हम लोग जिस प्रकार के होते हैं ठीक उसी प्रकार की संतति हमारे माता पिता के पास में जाएगी 100%। यानी कोई भी मनुष्य होता है उसके बच्चे सेम टू सेम मनुष्य के जैसे होते हैं। हम चाहे उसके अंदर कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो परिवर्तित नहीं होते हैं। ये चीज़ को प्रूव करने के लिए बीज कोष ने या बीजमैन ने क्या किया? चूहों को लिया और उनकी पूंछें काटता गया। यानी वो जितनी भी उसकी संतति आती गई उनकी पूंछें उन्होंने लगातार काटता गया। 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी बाद में देखा कि आने वाले चूहों की भी पूंछ जो है वो वैसी की वैसी आ रही थी। तो इसने ये कहा कि ये जो वापस ये जो चीज़ें आ रही है ना, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है बीज कोष। अब इसका एक एग्जांपल दूसरा ये भी है कि यदि एक माता अपने जो है ब्यूटी पार्लर में जाकर के और अपने बालों को ऐसे घुंघराले बनवा करके आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आने वाली उसकी जो संतति है या जो बेटी है उसके बाल भी ऐसे घुंघराले होने वाले हैं। ये बिल्कुल भी जो है सही सत्य नहीं है। लेकिन तो ऐसा क्यों होता है कि वो एजिटीज जैसा जो उसकी माता ने जो परिवर्तित करवाया या जो पूंछ काट दी गई लगातार, तो आने वाले जो जानवर है उसकी पूंछ क्यों होगी? उसके लिए जो चीज़ जिम्मेदार है ना, वो क्या थी दोस्तों? वो यही बीज कोष ही जिम्मेदार थी। तो बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य के अंदर बीज कोष होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते जाते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अर्जित गुणों के संतरण का सिद्धांत। ये किसने कहा था? अर्जित गुणों का संतरण का सिद्धांत। यानी हमारे माता पिता से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं ना, वो आगे की पीढ़ियों के अंदर संतरित होते जाते हैं। ये किसने कहा? ये कहा था लेमार्क ने। लेमार्क, देखो लेमार्क यानी गुणों को संतरित कर रहे हैं अपन आगे वाली पीढ़ी के अंदर। याद कैसे करेंगे? देखो इसका नाम क्या है? लेमार्क। लेमार्क लेमार्क यानी जो गुण थे वो आगे वाली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित कर रही है। और क्या कर रही है? लेमार्क। याद हो जाएगा ना। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या इसने लेमार्क ने क्या बताया? इसने बताया कि जिराफ जो थे ना, उसकी गर्दन पहले सामान्य थी, लेकिन धरातल के ऊपर जब घास खाने के लिए उनके पास में नहीं रहा तो उन्होंने ऊंचे पेड़ों की जो टहनियां थी उनको खाना शुरू किया और उनकी गर्दन लंबी होती गई। और धीरे धीरे 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी या 50 पीढ़ी के बाद में उनकी गर्दन आज लंबी ही हो रही है। यानी जो गुण उन्होंने प्राप्त किए थे वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के अंदर संतरित कर दिए। यही बात कौन कहता है? अर्जित गुणों के संतरण का सिद्धांत। देखो ये सारे के सारे नियम जो है ना, वो हो सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट भी हो या एक दूसरे का समर्थन भी करते हो, ऐसा नहीं है। अब बीज कोष या बीजमैन ने एक अलग प्रैक्टिकल किया, उसके आधार पर इन्होंने ये बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दे दिया। लेमार्क ने अपनी एक अलग थ्योरी प्रस्तुत कर दी और उसने बता दिया अर्जित गुणों का सिद्धांत। भाई ये चीजें आगे से आगे बढ़ती जाती है। इसने कहा कि नहीं बढ़ती जाती है। अब देखो मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत है, इसको बाद में देखते हैं अपन। गार्टन की जीव सांख्यिकी के सिद्धांत है। देखो लेमार्क याद हो गया ना, बीज कोष, बीज आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। लेमार्क यानी वो भी आगे से आगे बढ़ाता जाता है। गार्टन की जीव सांख्यिकी का सिद्धांत ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो पैदा हुए हो उसके पीछे जिम्मेदार केवल और केवल आपके माता पिता हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके पीछे जिम्मेदार आपके दादा दादी नाना नानी भी है, या उससे और परदादा परदादी परनाना परनानी, वो सभी के सभी जो है इसके पीछे जो है जिम्मेदार हैं। यानी आपके अंदर
1/2 हिस्सा जो है वो किसका है, माता, और 1/2 हिस्सा किसका है, पिता का। अब यदि आगे चले ना अपन, तो अपने को पता चलेगा 1/4 किसका है, दादा का है, दादी का है, नाना का है और नानी का है, नानी का है, नानी का है। और आगे चलेंगे तो 1/8 के अंदर ये चीज़ें डिवाइड होती जाएगी। तो इसको याद करेंगे कैसे, देखो गालटन, गालटन, इसके नाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, गाल है। आप लोग यदि कोई गलती करते हो या कोई बदमाशी करते हो तो गाल केवल आपको पड़ेगी कि आपके बुजुर्गों में पड़ेगी, सबको पड़ेगी कि किसकी औलाद है ये, ऐसे तो बोलते हैं ना गांव के अंदर। तो गाल जब पड़ती है ना वो बड़े बुजुर्गों तक जाती है। देखो बस इसी से इस चीज़ को दिमाग में याद रख लेना कि किसी भी व्यक्ति का विकास या किसी भी व्यक्ति के विकास जो होता है उसके पीछे जिम्मेदार केवल और केवल उसके माता पिता न होकर के उसके पूर्वजों तक का जो है वो स्थानांतरण उसके अंदर होता है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी गाल्टन ने। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, देखो इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर है डार्विन, डर विन। जो व्यक्ति डर गया क्या वो विन हो पाएगा, बिल्कुल भी विन नहीं हो पाएगा। यानी जो डर गया वो तो हार जाएगा ना, वो तो लूज हो जाएगा, विन नहीं होगा ना कभी भी। यहीं से अपन लोग याद करेंगे कि प्रकृति क्या करती है, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है। यदि आप कमजोर हो जाते हो तो आप खत्म हो जाओगे। जैसे प्रकृति के अंदर यदि आप संतुलन नहीं बना पाते हो, बात करते हैं डायनासोर की, आज समाप्त हो गई धरती से बिल्कुल ही। क्यों, क्योंकि वो प्रकृति के साथ में संघर्ष नहीं कर पाए। ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी किसका चुनाव करती है, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है। यदि आप प्रकृति के अनुकूल नहीं बने रहते हो तो आने वाले समय में आप लोग भी खत्म कर दिए जाओगे। ठीक है ना, कंपटीशन है यहाँ पर। हम लोगों ने सुना है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है। और जैसे जंगल के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन है, शेर है। तो शेर को ही जंगल का राजा कहा गया है। क्यों, क्योंकि प्रकृति ने उसका चुनाव किया है। आज हम लोग जिंदा हैं किस लिए, क्योंकि प्रकृति ने हमारा चुनाव किया है। यदि और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यही बोलता है क्या, डार्विन का विकासवादी का सिद्धांत। अब मेंडल का आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ना, इनको आनुवंशिकता का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। किसको, जनक भी इनको आनुवंशिकता का कहा जाता है। अब इनके 3 नियम इन्होंने दिए थे, सीधे सीधे इनके नाम याद कर लेना। पहला नियम ये कहता है कि प्रभाविकता का नियम, मटर के दानों प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम कहता है पृथकता का नियम। और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, ये पहला है। मटर के दानों के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि जो जीन यानी एक लंबा पिता है और एक बोनी माता है, तो जरूर वो जो भी जीन प्रभावी होंगे ना, बच्चा ठीक वैसा का वैसा ही होगा। लंबा होगा तो उसके पिताजी के जीन प्रभावी हैं, बोना हो गया तो माता जी के जीन प्रभावी हैं। ये बात कौन कहता है, प्रभाविकता का नियम, पृथकता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सीधा सीधा नाम याद कर लेना। कहने का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब ये होता है कि जो जीन प्रभावी नहीं है, यानी पिताजी लंबे हैं, माताजी बोनी है, तो बच्चा यदि लंबा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोने के जो जीन्स थे वो समाप्त हो जाएंगे। वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करेंगे। वो आने वाली किसी न किसी पीढ़ी में जो है वो जरूर आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये सारे के सारे नियम हैं, बेसिकली आप लोग इनको समझ में आ जाएंगे, याद हो गए होंगे। देखो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, आने वाली पीढ़ी के अंदर वो सारे के सारे बीज कोशों को स्थानांतरित करते जाते हैं। ठीक है, अर्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत, ले मार्क। ठीक है, गाल्टन की जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, गाल्टन की जीव सांख्यिकी, गाल सबके पड़ती है, आप अकेलों की नहीं पड़ेगी। डर गया उसको, वो विन कभी भी नहीं हो पाएगा, वो तो वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। बीज कोश की निरंतरता का, ये सारे के सारे मेंडल की आनुवंशिकता का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि देखो ये सारे के सारे क्या थे दोस्तों, ये तो थे सिद्धांत, किसके, वंशानुक्रम के सिद्धांत थे। अब मैं बात करता हूँ किसकी, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई हम लोग किसी एक विशेष जीन के अंदर या एक विशेष डीएनए को लेकर के हम लोग पैदा हुए, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सीधा सीधा एग्जांपल एक चीज़ देख लीजिए आपको मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो हैं, या मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है उसको देखिए आप, कितने शानदार शानदार योद्धा हुए हैं। अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गठन और बनावट, अपन लोग किसी भी व्यक्ति को देख करके बोल देते हैं यार तू जाटा का है क्या, या तुम राजपूतों के हो क्या, या तुम ब्राह्मणों के हो क्या। किसी की शारीरिक गठन और बनावट देख करके हम लोग इजीली बता देते हैं। कई बार अपन लोग एज इट इज बता देते हैं कि भाई तू फलाने जी का लड़का है क्या, अपने गांव में बोलते हैं ना, तो क्योंकि उसकी शारीरिक गठन और जो बनावट है ना वो अपनी संतति से मिलती जुलती रहती है। व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव, आपने देखा होगा कि हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जो बढ़िया समाज के जो बच्चे हैं ना वो कभी भी नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनका जो डीएनए है ना वो किस लिए है, वो व्यावसायिक, यानी वो एक व्यापार करते हैं, व्यापारिक, उनके दिमाग के अंदर उनकी बुद्धि भी वही है। तो ये चीज़ उनके अंदर कहाँ से आई है,
ये डीएनए से या वंश से उनके अंदर आई है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव, आपके स्वभाव पर प्रभाव, लिंग भेद पर प्रभाव, बुद्धि के ऊपर प्रभाव, प्रजाति के ऊपर प्रभाव, ये सारे के सारे किससे प्रभावित होते हैं? ये आपके वंश से ही प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या वातावरण की बात करते हैं। वातावरण के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक आंतरिक वातावरण होता है, एक बाह्य वातावरण होता है। ये जन्म से पूर्व का है। ये कब का है दोस्तों? ये आंतरिक वातावरण जो है वो है जन्म पूर्व का, और ये बाह्य वातावरण जो है वो जन्म के बाद का है, जन्म के बाद का है। अब जन्म से पहले का, यदि माता शराब पीती है या धूम्रपान करती है या किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त है, तो ये जो आंतरिक वातावरण है ना, ये उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। समझ गए ना आप? इसके लिए सबसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या? अभिमन्यु। महिला जब गर्भवती होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग वो क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार की दुख चिंता से तुम दूर रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ो, महाभारत देखो, रामायण देखो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, हंसते खेलते रहो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें इसके आंतरिक वातावरण के अंदर बच्चे को प्रभावित कर रही है, और उसका कच्चा दिमाग है, तो उसके दिमाग पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़े या वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके, इसके लिए क्या करते हैं? वो उसको ऐसा अच्छा वातावरण देते हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक वातावरण है। बाह्य वातावरण के अंदर दो प्रकार का आ जाता है, एक तो भौतिक वातावरण और दूसरा क्या दोस्तों? सामाजिक वातावरण है। भौतिक वातावरण के अंदर क्या है कि आप किस प्रकार की जगह पे रहते हैं, किस प्रकार की स्थान पे पैदा हुए हैं, ये चीज़ आपके किस प्रकार आपके विकास को प्रभावित करेगी। यदि आप किसी पहाड़ी इलाके के अंदर हैं तो आपकी हाइट कम होगी, जो चेहरे का जो रंग है वो गोरा होगा। बर्फीले क्षेत्र के अंदर यदि हैं आप, यदि आप रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं तो आप थोड़े से सांवले होंगे, लंबे होंगे। मैदानी क्षेत्र के अंदर यदि हैं तो आप, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन सी है? भौतिक है। आपका खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक, ये सारी की सारी चीज़ें जो किसके अंदर आती है वो दोस्तों? वो भौतिक के अंदर आती है। समाज के अंदर यदि आप लोग देखे जाए तो समाज के अंदर आप किस प्रकार के समाज में रहते हैं। ठीक है, आप समाज का मतलब आप समझ गए होंगे ना, आपका समाज है, आप जाट समाज से हो तो आपका एक अलग प्रकार का कल्चर होता है, आप विश्नोई समाज से हो तो आपका एक अलग प्रकार का कल्चर होता है, मेघवाल समाज से हो तो आप एक अलग प्रकार का। तो ये सारी की सारी कहाँ से? ये हमारे सामाजिक सांठगांठ है, ये जो हमारी सामाजिक संरचना है, इसी के अंदर रहते हुए हमारा विकास होता है। हम उसी प्रकार की चीज़ें देखते हैं। बचपन से कोई जाट समाज के अंदर कोई लड़का पैदा हुआ है तो उसका झुकाव हो जाता है तेजाजी महाराज की तरफ, मेघवाल समाज में है तो उसका झुकाव रामदेव जी महाराज की तरफ हो जाता है। सभी का सम्मान करना हम लोग सीखते हैं। ये कहाँ से है? ये हमारे परिवार का या हमारा सामाजिक ताना बाना ही है, जो कि हमारे को जो है किसी भी व्यक्ति के विकास के अंदर सहायक होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आती है दोस्तों? समाज के अंदर ही आती है। ठीक है, आई होप आप लोग वंशानुक्रम और वातावरण को लेकर के समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें फर्क डालती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार और देख लेना। सारी की सारी चीज़ें ठीक से याद करोगे तो ही इजी हो पाएगा। अदरवाइज देखो, ये डार्विन ने क्या बोला था, गाल्टन ने क्या बोला था, मेंडल ने क्या, लेमार्क ने क्या, बीज घोष ने क्या, गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। तो इनको एक बार वापस ध्यान से देखना, इसी ट्रिक से जो मैंने बताई है, नाम के अंदर ही इनकी ट्रिक छुपी हुई है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ से अपना जो है पुराने पेपर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा हार्ड जो आएगा वो वहीं से आएगा। मैंने आपको जो नियम बताए हैं वहीं से आने वाला है। बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। ये कब आया था? ये 3rd ग्रेड 2023 के अंदर आया हुआ था, साइंस मैथ के अंदर। देखो, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा सा ही फर्क है। किसका फर्क है? जोड़े का ध्यान रखना। जोड़े के अंदर यदि आ गया तो 23 हो जाएगा। सीधे सीधे गुणसूत्रों की बात करेगा तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं जन्म के समय एक नवजात के सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत रहता है? 25% या 1/4 हिस्सा जो है बच्चे के सिर का ही होता है। एक बच्चा जो होता है उसका सर काफ़ी भारी होता है, बाकी का शरीर जो है वो थोड़ा सा जो है छोटा ही होता है। तो 25% हिस्सा किसका होता है? उसके सर का ही होता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखिए, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? खेल और व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़िए आगे, आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, किस विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का। किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है।
कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है। और अभिवृद्धि जो है वो किशोरावस्था तक होती है, ध्यान रखना। विकास जन्म पर्यंत चलता रहता है। ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है आपको। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह किसका सिद्धांत है? यह किसका सिद्धांत है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। जो डर गया वो विन नहीं हो पाएगा। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है, जो डर गया वो विन नहीं होगा, डार्विन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट हो जाएगा। बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन थे? बीजमैन थे। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की अनुकृति नहीं होते हैं भैया? मेंडल का नियम, भिन्नता का नियम, संक्रमण का नियम, समानता का नियम। तो भिन्नता का नियम है कि माता पिता की फोटोकॉपी नहीं होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, उनके गुण एज इट इज उनके जैसे होते हैं, बट एज इट इज कॉपी नहीं होते हैं वो, ठीक है। प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति का हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। देखो, प्रकृति और पोषण के अंदर ये होता है। प्रकृति क्या होती है दोस्तों? प्रकृति होती है जो कि उसको जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम मिलता है। पोषण वो होता है जो कि उसको बाहर से दिया जाता है, ठीक है। प्रकृति यानी जो प्रकृति ने उसको दे दिया, क्या दे दिया? डीएनए दे दिया, जीन दे दिया। तो ये जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम प्रकृति ने ही उसको दिया है। पोषण के बाद में उसका खाना पीना, रहना सहना, ये कहाँ पर आ जाता है? ये उसके वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपने 10 में से सही कर दिए थे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। बाकी चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से आपको साइकोलॉजी याद करवाऊंगा। एक एक चीज़ को नोट करते जाना, समझते जाना। एमसीक्यूज में साथ के साथ में लेकर के आता हूँ हर वीडियो के एंड में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।